तो हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की गृह मंत्री अमित शाह की विजिट की, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि कल कश्मीर में और देश के कुछ भागों में देखा गया कि पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े गए। सवाल ये उठता है कि खेल भावना में तो जीत और हार का जश्न मनाना ही चाहिए, पर पाकिस्तान का प्रेम ये कैसी मानसिकता, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुशील पंडित जी हैं, मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ इफ्रा जान है जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मेरे साथ बिलाल भट्ट वकार भट्टी साहब भी हैं जो कि फाउंडर मेंबर है JNK स्पैम के। लेकिन आलोक जी, शुरुआत आपसे करूंगा क्योंकि आपने कहा था आप काउंटर करना चाहते हैं अपराजिता जी को 10 सेकंड देकर। उनका यह कहना है कि भाई इस तरह की चीजें तो कर ही जाती है, जब गृहमंत्री का इतना बड़ा दौरा किसी सेंसिटिव इलाके में होगा तो प्रिकॉशंस के अंदर तो सुरक्षा एजेंसी कदम उठाएंगी। देखिए, मुझे लगता है सुरक्षा बहुत जरूरी है, देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 7 साल में से 2.5 साल तो इंटरनेट बंद रहा और पिछले 2.5 साल से वहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं। ये कौन सा विकास है? विकास तो वो था जो सतपाल मलिक साहब बता रहे हैं कि 2 फाइल आई थी, 150 करोड़ का मामला था। एक में RSS इन्वॉल्व थी और एक में कोई बीजेपी वाला इन्वॉल्व था। तो मुझे लगता है कि विकास क्या है और कहां पर हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। तालिबान जो है वो पूरी तरह से पैर फंसा रहा है, पैर पसार रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में, और बीजेपी उसकी पीठ थपथपा रही है। बीजेपी उनसे गुपचुप मीटिंग कर रही है। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का काम टोकनिज्म करना नहीं है, उनको मैक्रो लेवल पे कैसे जम्मू कश्मीर की समस्या को सॉल्व किया जाए इस पर काम होना चाहिए। आज मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, क्या कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच की जो दूरी है जिसको बार बार बीजेपी के लोग कहते थे कम होनी चाहिए, वो कम हुई है या बढ़ी है? ये बात सुशील पंडित जी भी बताएं, जो कश्मीर के हमारे भाई बहन बैठे हैं वो भी बताएं। ठीक है, मैं दोनों से सवाल पूछता हूँ और अपराजिता जी से भी जवाब लेता हूँ, लेकिन उससे पहले अशोक वर्मानी, मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे आज के हालात पर? मैं दीपक जी, एक तो आपको धन्यवाद आके एक चुनौती स्वीकार की और देशभक्ति का मार्ग दिखाया है। मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया मुझे भी 2 मिनट दीजिए। ये राजनीतिक प्रतिनिधि पार्टियों के लोगों को तो आपने 15-15 मिनट दिए, तो प्लीज, और बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक देखिए, जब तक हम ये देख चुके हैं किसी भी मुल्क का भला आतंकवाद से नहीं हो सकता, ये इस बात प्रमाणित हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए आपको कोई फायदा नजर आएगा, लेकिन अंत में आप पछताएंगे ही। तो अगर आप मुल्क की और अपने राज्य की तरक्की चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का भला चाहते हैं, तो आपको वहां शांति स्थापना करने में सहयोग देना होगा। वहां पे आर्थिक विकास को आपको वहां पर बढ़ाना होगा। वहां के यूथ को आपको सही दिशा में लाना होगा। आप अगर उनको 370 में उलझाए रखेंगे कि आपको ये फायदे मिल रहे थे, आपको सेंटर से सब चीज मुफ्त में, सब्सिडीज ये वो सब मिल रहा था, और एक तरफा अधिकार आपने दे रखे थे जो दूसरे किसी राज्य में नहीं है, तो आप उसमें से कश्मीर को अलग कर रहे हैं, कश्मीर को इंटीग्रेट नहीं कर रहे थे आप 70 साल तक। आज एक आदमी ने, मोदी जी ने, ये कम से कम एक हिम्मत दिखाई। ठीक है, यहीं पर रुकता हूं अशोक जी, मेरे पास अफसोस वक्त आपके लिए इतना ही है। सीधे अपराजिता जी के पास चलूंगा। अपराजिता जी, आलोक जी की बात का एक क्विक जवाब, टोकनिज्म ना करे सरकार। फिर सुशील पंडित जी और बिलाल जी। वकार जी, माफ कीजिएगा। 70 सालों में तीन परिवारों ने 3 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में बनवाए और 7 सालों में मोदी जी ने 7 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की। पुलवामा में अभी भी एम्स बिल्डिंग का काम चल रहा है और बहुत शीघ्र कहा जाता है कि 1.5-2 महीने में ये एम्स की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री या आदरणीय गृह मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। और 900 करोड़ लागत में IIT और निफ्ट के कैंपस उठ रहे हैं। तो इस तरह हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि अभी जब आदरणीय गृह मंत्री जी वहां गए तो उन्होंने युवाओं से बातचीत की, वहां के लोगों से बातचीत की, और हर एक पंचायत में जितने भी यूथ क्लब हैं, 45,000 यूथ क्लब को 25-25 हजार रुपए देने का ऐलान किया, घोषणा की।
तो मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगार कम करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसी के लिए पर्यटन पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। अब संरचना विकास के लिए हम काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है अमन चैन शांति लाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे सुशील पंडित जी और वकार भट्टी दोनों के पास जाना है। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आलोक जी ने एक पॉइंट उठाया, उनका ये कहना है कि दिल्ली और कश्मीर के बीच की दूरियां कम हुई है, आपका क्या मानना है? और अगर वाकई दूरियां कम करना है तो क्या करना होगा उसके? देखिए, सबसे पहले ये लफाजी छोड़नी पड़ेगी कि दिल से दिल्ली की दूरियां कम कर रहे हैं। इस दूरी की वजह से लोग वहां कलाशनिकोव लिए नहीं घूम रहे हैं। लोग वहां पर जब आतिशबाजी करके नाच गाना शुरू करते हैं एक मैच हारने पर, तो वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपने वहां हाईवेज थोड़े टाइम पे नहीं बनाए या सुरंग थोड़ी छोटी कर दी। ये उस सब के बावजूद हो रहा है। वहां का आतंकवाद, वहां का जिहाद आपके विकास का मोहताज नहीं है। वो विकास के बावजूद ये सब कर रहा है। आप विकास में भटकते भटकाते हुए इस जिहाद का इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। आप कितना मर्जी उल्टा लटक जाइए, आप बिछ जाइए, लुट जाइए, जिहाद को इसकी परवाह नहीं है कि आप कितना विकास कर रहे हैं और कितना कर पाएंगे आगे। इसलिए ईश्वर के लिए जिहाद पर अपने 80,000 करोड़ न्यौछावर मत कीजिए। उस पर रुपयों की बरसात करके आप शांति नहीं खरीद पाएंगे। उसके लिए कमर कसनी पड़ेगी, उसके लिए कैसो और कैडो करना पड़ेगा जो साल भर से नहीं हुआ है, उसके लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स का मुखिया तय करना पड़ेगा जो साल भर से नहीं हुआ है, उसके लिए अवैध हथियार बरामद करने पड़ेंगे, उसके लिए एनकाउंटर्स तेज करने पड़ेंगे, उसके लिए दिल जीतना और मुबारकबादें देना, जाकर के सैर कराना शिकारों पर और कुछ मिनट्स के लिए अपना बुलेट प्रूफ शीशा हटवा लेना काफी नहीं है। माफ कीजिएगा। ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल को अपराजिता सारंगी जी के पास ले जाता हूं। अपराजिता सारंगी जी, क्या नाकाफी है ये सब प्रयास? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं अभिनंदनीय प्रयास हैं। चश्मा बदलने की जरूरत है। हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। तो अब अभी आज के समय इस क्षण में हमें बहुत संयम बरतने की जरूरत है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। विकास एक प्रक्रिया है और केंद्र सरकार की नीति और नीयत पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं और हाथ मिलाकर काम करें और कभी अच्छी बातें भी कहें और अभिनंदन भी दें और शुभेच्छा भी दें। ठीक है, मैं प्रज्ञा नोएडा से मेरी एक दर्शक है, उसके बाद मैं वकार भट्टी के पास जाऊंगा और मेरा बड़ा डायरेक्ट सवाल होगा और उसके बाद आलोक शर्मा जी के बाद। प्रज्ञा मुझे बताइए क्या कहेंगी आज के कश्मीर के हालात पर? क्या सब कुछ ठीक हो रहा है? क्या चीजें बेहतर हो रही हैं? आपको क्या लगता है? सर, अगर चीजें बेहतर हो रही होती तो इस तरीके से विवाद नहीं हो रहा होता यहाँ पे। ठीक कहा आपने। जी बिल्कुल ठीक कहा प्रज्ञा। और वकार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज मेरे साथ आप दोहराइए कि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं, जम्मू कश्मीर मेरा राज्य है और ये भारत देश का अभिन्न अंग है। जी जी सर, आपको पता है कि पूरे देश में अगर आप बात करते हैं ना, एक तरफ किसानों की और यहाँ किसान कहाँ गए भाई? मैं एक छोटी सी बात आपको बोलने को बोल रहा हूँ, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें किसान कहाँ गए? विकास की बात कर रहा हूँ। आप बोल देते हैं, बोलिए ना। विकास की बात पे क्यों नहीं आने देते आप? मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ और ये भारत देश का अभिन्न अंग है। बोलिए क्या दिक्कत है? बोलिए क्या दिक्कत है? मैं जम्मू कश्मीर में रहता, सुनिए, मैं जम्मू कश्मीर सुनिए ना, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ। ये जम्मू कश्मीर मेरा है, मेरा था, मेरा रहेगा, किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है और मैं हिंद महासागर का भी नावासी हूँ। ये बोलिए ना, महासागर का हिस्सा है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर देश के बारे में नहीं बोल सकते। मतलब कोई आदमी इतना बेशरम है कि अपने देश का नाम ही ना ले। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है बताइए ना? ये कौन सी देशभक्ति है जो अपने देश का नाम ही ना ले? आप सुन नहीं रहे जी? ना बताइए, आप पहले बोलिए। ये तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप मुझे बताइए, कहिए आप कि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ और ये भारत देश का अभिन्न अंग है। बोलिए।
मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं और ये हिंद महासागर का अंग है। हिंद महासागर का अंग भारत देश कब से हो गया भाई? दैट्स इट। हिंद महासागर का अंग कहां से हो गया? यहाँ तो प्रशांत खाड़ी भी है। हिंद महासागर पुराना नाम है जनाब। आपको इस देश का नागरिक कहने में अगर शर्म आ रही है तो वकार भट्टी रह क्यों रहे हैं यहाँ पर? माफ कीजिएगा, ये लाइन बोल रहा हूँ आपसे। अगर आपको इस देश का नाम लेने में शर्म आ रही है, वो पुरानी सोच है, थोड़ी पुरानी थिंकिंग है। थोड़ी मैं पुरानी थिंकिंग का इंसान हूँ, थोड़ी पुरानी सोच का आदमी हूँ। तो अपनी थिंकिंग भैया अपने पास ही रखिए, इस देश में प्रोपेगेंडा मत करिए। आलोक शर्मा जी, और फिर कंक्लूडिंग कमेंट अपराजिता जी का। देखिए मुझे आलोक जी 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड अपराजिता जी का, 1 मिनट है मेरे पास। देखिए मैंने पूछा उस 150 करोड़ की फाइल कौन सी थी, नहीं पता चला। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को कब जमीन मिलेगी? अब तो वहां पर धारा 370 है ही नहीं, जैसा कि बीजेपी कहती है, जबकि मैं कहता हूं धारा 370 अभी भी है। धारा 370 के बगैर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। मुझे कोई एक कागज दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि धारा 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन शायद अब बीजेपी की नया अपराजिता जी क्विक जवाब अपराजिता जी। आलोक जी भाई मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज। देखिए, पिछले 70 सालों में 12,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक के निवेश जम्मू कश्मीर में आए थे। और मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाया गया है और इतने कम दिनों में 7 सालों में 12,000 करोड़ से अधिक निवेश हम लाए हैं। और आज अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि 2022 तक करीबन 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है अपराजिता जी, मैं यहीं रोकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। आज मैंने आपको सिर्फ आखिरी में 30 सेकंड दिए, लेकिन चलते चलते पाकिस्तान की जीत पर क्या भारत ने पटाखे फोड़ना उचित है? नहीं कहना है 100% लोगों का। तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा लगा होगा जब कल पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े गए होंगे। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।